जी मैं रिपीट करने लगी. Health psychology is all about why illness is caused, what are the dynamics or etiologies or reasons for suffering into certain illnesses, what are the epidemiology and epidemiological aspects of illness, what is the relationship between health and illness, what is the relationship between mind and body, what is the role of health psychologist in improving the quality of life and health status of a person. So all this is about it. सो इलनेस की क्या रीजन हो सकती है, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इलनेस की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, इलनेस का क्या इलाज हो सकता है, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, इलनेस इंप्रूवमेंट, इलनेस ओवरकमिंग के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट एज अ बिहेवियरल साइंटिस्ट, बिहेवियरल स्पेशलिस्ट कैसे उसमें काम कर सकता है. सो ऑल दिस इज अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी. Human beings are pretty complex systems and illness can be caused by a multitude of factors. आप हैरान होंगे, हमेशा फिजियोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर्स नहीं होते जो बीमारी कॉज करते हैं. बहुत बार बीमारी कॉज करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है. Stress hormone which is known as cortisol, stress hormone which is known as cortisol, that causes illness. How that causes illness? क्योंकि देखिए हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे हमारी डेली लाइफ सिचुएशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर लाइकली टू कॉज डिजीज. मिसाल के तौर पे अगर पोल्यूशन है, माइक्रोब्स हैं, एंडोस ऑफ द माइक्रोब्स है, और हमारी आम जिंदगी में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा, दैट कीप इन्वेडिंग द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन other systems of human body, digestive system, respiratory system, excretory system, reproductive system. इन तमाम को बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और वायरसेस अटैक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं होते. हम क्यों बीमार नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फाइटिंग सेल्स हैं, फाइटिंग सेल्स विच आर नोन एज इम्यून सेल्स. इम्यून सिस्टम है हमारा पूरा, जो कि इन्वेडिंग सेल्स या हमला करने वाले सेल्स के खिलाफ डिफेंस कायम कर देता है. और हमारी केमिकल इम्यूनिटी होती है और सेलुलर इम्यूनिटी होती है. दोनों टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मिलकर हमारे उन इन्वेडिंग सेल्स का, हमलावर सेल्स का मुकाबला करती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं. लेकिन होता क्या है कि जब हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है, हमारा जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो हमारी जो केमिकल इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी है, वो इफेक्टिवली काम नहीं करती, प्रोएक्टिवली काम नहीं करती. और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हम बीमार हो जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, दैट इज नॉट द प्रेडिकामेंट और दैट इज नॉट द प्रोडिक्शन टू इंश्योर कि जी हम बीमारी पड़ेंगे. हम बीमार तब पड़ते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम उन इन्वेडिंग सेल्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता या उनके मुकाबले में कमजोर हो जाता है और उन इन्फेक्शंस और डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल हो जाता है, कम कर जाता है, वल्नरेबल कर जाता है, गिर जाता है उसके सामने. सो कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है. इसी तरीके से आपको पता होगा कई बार इम्यून सिस्टम अगर हाइपर हो जाए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कॉज करता है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन इटसेल्फ एक बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है जिसमें रूमेटोलॉजी वगैरह आता है, जिसमें इंसान का अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इस तरीके के मसाइल की वजह से बीमारी का सामना करना पड़ता है. बट वट एवर, ये याद रखिएगा कि पुराना कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस वॉज दैट एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ, एंड बी फॉलिंग ऑफ certain microbiological organisms impact on the body and causing certain infections etc, that is likely to be known as illness or disease. तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि हेल्थ क्या है? बीमारी का ना जिस्म पर पाया जाना हेल्थ है. अब आजकल क्या कहा जाता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग in which you can utilize your best of the potential to lead the most productive life with the best quality of life.
तो हमारी जो जिंदगी में पहले बायोलॉजिकल मॉडल एग्जिस्ट करता था 1980s 1990s से पहले, उसे बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ इलनेस एंड डिजीज एंड हेल्थ कहा जाता था। अब जो मॉडल आ गया है फ्रॉम पास्ट 30 to 40 years, दैट इज नोन एज बायोसाइकोसोशल मॉडल. Biopsychosocial model says that disease condition or diseases are caused in our body because our body is reacting to the microbes, to the invading microbe, as a result of falling a victim to various factors associated with biology, psychology and sociology. आपके जिस्म में आपके माहौल से और आपकी नफ्सियात से जो फैक्टर्स आप पर एडवर्सली नुकसानदेह साबित होते हैं, आप पे नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, वो बीमारी की वजह बनते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं द रोल ऑफ बिहेवियर सच एज वेरियस फॉल्टी पैटर्न्स बिहेवियर, जिसमें बुरी डाइट लेना है, बुरी इन्वायरमेंट में सांस लेना है, पोल्यूशन वाली इन्वायरमेंट में सांस लेना है, स्मोकिंग करना है, अल्कोहल कंज्यूम करना है. तो इसका मतलब है कि एक इंसान की जो हेल्थ और इलनेस है वो बैलेंस करनी है, तो आपको अपनी जिंदगी के बायो साइको सोशल अफेयर्स बैलेंस करने पड़ेंगे. आपको अपनी जिंदगी के बायो साइको सोशल अफेयर्स बैलेंस करने पड़ेंगे. आपको अपनी बायोलॉजी देखनी पड़ेगी, आपको अपनी साइकोलॉजिकल सेल्फ देखनी पड़ेगी और आपको अपनी सोशल सेल्फ भी देखनी पड़ेगी. अगर आप इन तीनों जगहों पे, तीनों सफेयर्स पे, तीनों डायमेंशंस पे, तीनों फैक्टर्स पे अगर हेल्दी हैं तो आप एक हेल्दी इंसान कहलाने के काबिल हैं, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं है. तो हेल्थ साइकोलॉजी के मुताबिक एक इंसान को ओवरऑल हेल्थ के तौर पे डील किया जाता है जब उसकी जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती सेहत अच्छी होती है. इसमें बिहेवियर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें वो इनकरेज द चेंजेस इन बिलीव्स एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज कि एक इंसान अपनी जिंदगी में वो लाइफस्टाइल चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए जो कि उसको बीमारी की तरफ लेके जाती हैं, जिसमें बुरी ग़िज़ा का छोड़ना शामिल हो सकता है, अच्छे माहौल का इख्तियार करना शामिल हो सकता है, बुरी नफ्सियाती सेहत में शिकार रहना शामिल हो सकता है, अपनी जज्बाती सेहत को इम्प्रूव करना, इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना इसमें शामिल हो सकता है. इसका मतलब है कि जब हम एक बंदे को एज अ होल लेते हैं तो उसको बायोलॉजिकल सेल्फ, साइकोलॉजिकल सेल्फ और सोशल सेल्फ में उसकी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी होती है. मिसाल के तौर पर एक शख्स को कोई बीमारी हो गई है, वो मेडिकेशन नहीं ले रहा और उसकी हालत बुरी होती जा रही है. उस हालत बुरी होने के नतीजे में उसकी चिड़चिड़ापन और एंगर और लोगों से कटपट के रहना शुरू हो गया है. तो इसका मतलब है कि उस बीमारी की वजह से सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल सेल्फ मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल सेल्फ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी सोशल सेल्फ, सारा कुछ मुतासिर हो गया. सो हेल्थ एंड इलनेस एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूम. हेल्थ और इलनेस हमारे एक कॉन्टिन्यूअस लाइन पे एग्जिस्ट करता है. कब इलनेस से निकल के हम हेल्थ में शामिल हो जाएं पता ही नहीं चलता. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूम फ्रेमवर्क विच एग्जिस्ट इनटू इट. It is a continuum framework which exists into it. अच्छा, इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हेल्थ एंड इलनेस हमारी जो है वो एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, लेकिन ये नहीं होता कि कभी राइट रुख हो और कभी लेफ्ट रुख हो, बल्कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग अनईजी हों तो इल हों और थोड़ा सा हम इजी हों तो हेल्दी हों, ये हो सकता है. So understanding, explaining, developing and testing theory in health psychology domain relies and perceives health and illness as a continuum, कि ये एक ही पट्टी पे वाक़या चीजें हैं. कब हम इलनेस से निकलकर हेल्थ में चले जाएं, हेल्थ से निकलकर इलनेस में चले जाएं, इसके दरमियान बड़ी थिन मार्जिनल लाइंस मौजूद हैं. हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का बेसिकली रोल है कि वो तमाम हेल्थ और इलनेस के डायमेंशंस को स्टडी करे कि कैसे इलनेस प्रिवेंट की जा सकती है, कैसे हेल्थ प्रमोट की जा सकती है, कैसे इलनेस होने के बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बेहतर की जा सकती है. What is the role of the mindset, lifestyle, belief system, paternal changes that can ensure the better state of health? हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, उनकी बेहतरीन प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर की जा सकती है, इलनेस की कोपिंग के बारे में क्या किया जा सकता है.
तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो इलनेस और हेल्थ के मॉडल में इंक्लूडेड होती हैं. Health belief is a very popular term which is being used in health psychology. It means that the belief patterns that we hold towards our health, that is known as health belief. Health belief हमारे उन systematic belief systems और belief patterns का नाम है जिनको सामने रखते हुए हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इलनेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैकियोन एग्जामिन्ड हेल्थ एंड इलनेस थ्रू आउट द 20th सेंचुरी और उसका ख्याल था कि कंटेम्पररी इलनेस इज कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल्स ओन बिहेवियर सच एज इफ द पर्सन इज लीडिंग अ स्लोअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्लगिश लाइफस्टाइल. अगर एक इंसान सुस्ती और काहली पे मबनी अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है, स्मोकिंग करता है, बैड डाइट लेता है, अनहेल्दी कंपनी रखता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ऐसा शख्स किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा और अपनी अच्छी हेल्थ को खोल देगा. सो मैकियोन का जो एम्फोसिस था ऑन बिहेवियर दैट इज लाइकली टू कॉज डिफरेंट इलनेसेस एंड डिजीजेस, दैट हैज बीन वेरी कन्विंसिंग. और उसने ये साबित किया कि देयर इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन आवर लाइफस्टाइल एंड बिटवीन आवर बिहेवियर एंड मोर्टेलिटी. हमारे बिहेवियर, हमारी मोर्टेलिटी और हमारी इलनेस, हमारी हेल्थ, इन तमाम का आपस में गहरा ताल्लुक है. बिहेवियर और मोर्टेलिटी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंसिंग एंड लॉजिक हियर, क्योंकि देखा ये गया है जो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं उनकी जिंदगी लंबी होती है, जो लोग प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग करते हैं उनकी जिंदगी लंबी होती है, जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग करते हैं, रोते धोते रहते हैं, उनकी जिंदगी कम हो जाती है, उनको स्ट्रेन ज्यादा होती है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा रहता है. ठीक है, उनके चांसेस ऑफ सफरिंग इनटू मोर्टेलिटी एट अ यंगर एज बढ़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाना बढ़ जाता है. अच्छा, वो लोग जो हाइपर लाइफस्टाइल के आदी होते हैं जिन्हें टाइप ए पर्सन्स कहते हैं. टाइप ए पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर highly ambitious, who are running after achievements, who are running after higher goals. यानी एक तो है स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल से भी स्ट्रगल करना जिसको कहते हैं कि जी टाइम बाउंड होना, हाइपर मोटिवेटेड होना, हाइपर विजिलेंट रहना, हाइपर अलर्ट रहना, ओवर एम्बिशियस रहना, ये टाइप ए पर्सनालिटीज होती हैं. टाइप ए पर्सनालिटीज में हार्ट की डिजीजेज होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है, उनके इम्यून सिस्टम स्लो काम करते हैं और उनको मोर्टेलिटी रेशो उनकी यंग एज में ज्यादा होती है, यानी कि उनकी मौत के चांसेस एक यंग उम्र में बढ़ जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हेल्थ बिहेवियर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है इन प्रोडिक्टिंग मोर्टेलिटी एंड लॉन्गेविटी. तो हमारे जो लाइफस्टाइल होता है, जो हमारा पर्सनालिटी स्टाइल होता है, वो हमारी लॉन्गेविटी और मोर्टेलिटी डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. And based on this premise, we say that people behave in line with the way they think. Health psychologists have turned to the study of health beliefs. लोग जो यकीन करते हैं अपने रवैयों के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सोचों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, वो ही बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो उनको हेल्दी बना देते हैं, बीमार बना देते हैं. एक बड़े मशहूर फिलोसोफर का तकरीबन 3000 साल पहले कहना था कि एक इंसान जो माजी में रहता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, एक इंसान जो मुस्तकबिल में रहता है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होता है. यानी जो लोग हमेशा मुस्तकबिल की परेशानियों में रहते हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार रहते हैं, और वो लोग जो अपने पास्ट के पछतावों को और रिग्रेट्स को सोचते रहते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं. सो दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच एग्जिस्ट इन अ पर्सन's लाइफ. If a person is leading too much of the life in the past, such a person is likely to face or experience the states of depression, the pangs of depression, because there would be a lot of lamenting, regrets, and disappointments from the past life that are likely to affect his or her current life situations. And if the person is leading too much of his or her life in the future, such a person is likely to experience a lot of insecurity, fears and anxiety pangs, anxious states which are likely to cause a lot of psychological distress for such a person.
तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है जिंदगी गुजारने की? अ हेल्दी स्ट्रैटेजी फॉर लीडिंग लाइफ इज टू लिव इन द प्रेजेंट। आप अपने आज के दिन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। अपने आज के दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाएगी, बल्कि आपकी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी और प्रोएक्टिव लाइफस्टाइल भी बढ़ जाएगा। हेल्थ बिलीफ डिटरमिन करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फैक्ट होते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। और जो पहली थ्योरी है इस दैट इज नोन एज एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी हेल्थ बिलीफ थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी गई है। इट वाज अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट टाइम गिवन बाय हेडर इन 1944, 1958 इसकी रिवीजन आई थी। और ये क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि individuals are motivated to understand the causes of event as a means to make the world seem more meaningful, predictable, controllable and understandable. Attribution का क्या मतलब होता है? Attribute का मतलब होता है वजूहात बताना। its revision was given in 1958। और एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है कि हर इंसान मोटिवेटेड होता है कि अपने जिंदगी में होने वाले हालात व वाक़यात की वजूहात को तलाश करे, और उन वजूहात और को तलाश करने के बाद अपने मुस्तकबिल की जिंदगी को उन वजूहात को प्रेडिक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल करे ताकि अपने फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल कर सके और मॉनिटर कर सके। एट्रीब्यूशन थ्योरी को जो है वो हेल्थ और हेल्थ बिहेवियर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे ब्रेडली ने एग्जामिन किया कि पेशेंट्स की जो एट्रीब्यूशन होती हैं कि हमें कोई बीमारी क्यों हुई है, वो उनके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करती हैं कि वो कैसे अपनी बीमारी को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, डाइट के जरिए, लाइफस्टाइल के जरिए, बहुत सारे और पैरामीटर्स और फैक्टर्स के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सजेस्ट किया गया है कि जो एट्रीब्यूशन स्टाइल है, एट्रीब्यूशन स्टाइल का मतलब है कि अपने बिहेवियर्स की पॉसिबल फैक्टर्स और कॉजेज एक्सप्लेन करने का जो लाइफ स्टाइल होता है, that plays a very important role in determining how we are going to maintain our health patterns. That is very very important. इसी तरीके से मेडिकेशन एडियरेंस है। मेडिकेशन एडियरेंस और एडियरेंस टू द हेल्थफुल बिहेवियर्स का मतलब ये होता है एडियर करना, वाबस्तगी इख्तियार करना, कंप्लाई करना, उसको मानना, अतात करना। So both adherence and compliance are required to lead a healthy life. It has been suggested that health locus of control relates to whether we change our behavior by giving up certain unhealthy behavior, or by changing our unhealthy diet, or by changing certain patterns of behavior in our daily life functioning, जो कि हमें बुरी हेल्थ कॉज करते हैं। इसका मतलब है कि adherence towards health is something which is only possible अगर हम कोशिश करके इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टडीज ने ये भी कहा कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल एंड बिहेवियर, कि हम अपनी हेल्थ का जो लोकस ऑफ कंट्रोल बांध लेते हैं ना, कि हमारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, इंटरनल। यानी जैसे लोग कहते हैं जी हम तो बुरी ग़िज़ा खाते हैं, बुरे माहौल में रहते हैं, हम स्ट्रेसफुल लोगों में रहते हैं इसलिए बीमार हो गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं चूंकि बुरी ग़िज़ा खुद लेता हूँ, मैं चूंकि बुरे माहौल में खुद रहता हूँ, मैं चूंकि टॉक्सिक और बैड पीपल की कंपनी में खुद बैठ जाता हूँ, तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारी डिटरमिन करिए। क्या डिटरमिन करिए? हमारी अनहेल्दी और हेल्दी लाइफस्टाइल को। अच्छा, फिर वीनस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसको आप तीसरी थ्योरी के तौर पे ले लें। पहली एट्रीब्यूशन थ्योरी है जो कि हेडर की हमने डिस्कस की है, लोकस कंट्रोल थ्योरी है, और तीसरी वेनर एंड वेनस्टाइन की थ्योरी थी। वेनर एंड वेनस्टाइन की थ्योरी थी 1983 में इंट्रोड्यूस हुई, 84 में इसकी रिवीजन आई। अकॉर्डिंग टू देम, one of the reasons we continue to practice unhealthy behavior is our unrealistic optimism। आप कहते हैं देखें इतने लोग स्मोकिंग करते हैं, सबको तो हार्ट अटैक नहीं हो जाता, और आप इस तरह के एक्सप्लेनेशन दे दे के स्मोकिंग को जारी रखते हैं। इसे कहते हैं अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। और ये अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म जो है वो हमारी बिलीफ सिस्टम को, या हमारी कॉग्निशन को, या हमारे थिंकिंग स्टाइल को, या हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैनर्स को, हमारे इन्फ्रेंस कैलकुलेशन को गलत कर देता है, और नतीजतन हम बुरे लाइफस्टाइल को, बुरी डिजीज की तरफ ले जाने वाले बैड बिहेवियर्स को अडॉप्ट किए रहते हैं। इसी चीज को बेस लाइन बनाकर, इसी चीज को फंडामेंटल मानकर, बुनियादी मानकर वीनस्टाइन ने 4 कॉग्निटिव फैक्टर्स बताए थे जो कि हमारी अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म की तरफ हमें लेके जाते हैं। पहला फैक्टर होता है कि हमने चूंकि प्रॉब्लम पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की होती, हम दूसरों में ऑब्जर्व करे होते हैं सिर्फ, इसलिए हम लोग उसको प्रॉब्लम समझ के अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा, हमारा बिलीव के प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेंटेबल है, कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ भी जाएगी, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट आ भी जाएगी तो हम इसका इलाज करा लेंगे। तो ये वाला जो बिलीफ है ये भी आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक कर देता है, जिसकी वजह से आप बीमारी के दायरे में धकेले जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो द बिलीफ कि अगर प्रॉब्लम जो है अभी तक हमारे साथ आई नहीं तो हम परेशान क्यों हो, हम लोग ऐसे ही मुस्तकबिल की बिला तुका की अनड्यू टेंशन लेके अपने आप को पैनिक में रखें, इसलिए भी लोग अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को और अनहेल्दी डिजीज कंडीशन की तरफ इंक्लिनेशन को छोड़ते नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा बिलीव भी है कि वो प्रॉब्लम अगर इनफ्रीक्वेंट है, आपकी फैमिली में, बीजेएससी में, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में, अपने दोस्त बाप में, अपने खानदान में आपने डायरेक्ट हैंड ऑब्जर्व नहीं की है, तो तब भी आप अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म का बेतहाशा शिकार हो जाते हैं। एक और थ्योरी जो कि हेल्थ साइकोलॉजी के डोमेन में आपने बहुत इंटरेस्ट से पढ़नी है, दैट इज अ थ्योरी बाय प्रोचेस्का एंड डी क्लेमेंटे। प्रोचेस्का एंड डी क्लेमेंटे ने दी थी द स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल। उन्होंने कहा था कि 5 स्टेजेस होती हैं जिनसे गुजर के आप बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं और हेल्पफुल बिहेवियर को गेन कर सकते हैं। वो 5 स्टेजेस क्या हैं? प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस। प्री कंटेम्पलेशन होती है आई एम हैप्पी बीइंग अ स्मोकर एंड आई इंटेंड टू कंटिन्यू स्मोकिंग। इसे प्री कंटेम्पलेशन कहते हैं, कि आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी अगर मैं स्मोकिंग करती हूँ, एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद द स्मोकिंग, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके राइट पे भी फ्रेंड स्मोकिंग करता था, उसे हार्ट अटैक आ गया, कोई और फ्रेंड स्मोकिंग करता था तो उसको डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो तब आप फिर एक स्टेज की तरफ धकेले जाते हैं जिसे कहते हैं कंटेम्पलेशन। जब आपको भी हल्की फुल्की खांसियां स्टार्ट हो जाती हैं, हल्के फुल्के हार्ट बीट की रिदम की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि प्री कंटेम्पलेशन, सोचो विचार से पहले के फेज से आप जंप करके दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं, जिसे सोचो विचार का फेज कहा जाता है, गौर खोज का फेज कहा जाता है, इसे कंटेम्पलेशन फेज कहते हैं, जिसमें एक इंसान को खांसी आना शुरू हो जाती है, छोटी मोटी ऐसे मसले रहना शुरू हो जाते हैं, तो इंसान सोचता है, करता नहीं है सोचता है कि अच्छा स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो स्मोकिंग, कॉफिंग और ऐसी सिम्टम्स थोड़ी एग्रेवेट होती हैं, वर्सन होती हैं, बार बार उनका अटैक आता है, तो फिर बंदा फॉल कर जाता है एक स्टेज पे जिसे कहते हैं प्रेपरेशन। आप अमली तौर पे सोचना शुरू कर देते हैं, प्लान करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ। सो दैट इज नोन एज द प्रेपरेशन फेज। प्रेपरेशन फेज से आप एक्शन फेज में चले जाते हैं, जिसमें आप एक्चुअली सिगरेट को हाथ लगाना बंद कर देते हैं, खरीदना बंद कर देते हैं, अपने घर लाना बंद कर देते हैं, जो फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं उनके साथ बैठना बंद कर देते हैं, जहां भी चांसेस है कि स्मोकिंग का एक्सपोजर होगा उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसे एक्शन फेज कहते हैं। उसके बाद जो फेज होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, इट इज नोन एज मेंटेनेंस फेज, क्योंकि देखा यह गया है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं लेकिन रिलैप्स कर जाते हैं। रिलैप्स का मतलब है कि दोबारा उसी की तरफ लौट आते हैं। सो मेंटेनेंस हो जाती है, जिसका मतलब है कि बंदा जो है ना सिर्फ स्मोकिंग को स्टॉप कर देता है बल्कि दोबारा से उसको रिपीट करने की तरफ माइल भी नहीं होता। ये मॉडल हमें समझाता है कि बिहेवियर चेंज एक प्रोसीजरल, फेजेस, मरहलावार होती है, ग्रेजुअल होती है, डायनेमिक होती है, यानी कि मौसर होती है। ये स्टेगनेंट प्रोसीजर नहीं है, या ये वाइट ब्लैक प्रोसीजर नहीं है, ये ऑल और नन प्रोसीजर्स नहीं है। एक अपने अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर की तरफ लेके आना, इट इज अ फेजिक, इट इज अ ग्रेजुअल, इट इज अ जर्नी फ्रॉम अननोन टू द नोन। ठीक है। अच्छा जी, जब भी हम लोग स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल पढ़ते हैं
जब भी हम लोग स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान फिर दोबारा से इंटीग्रेटेड मॉडल की तरफ चला जाता है। और इंटीग्रेटेड मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो बहुत सारी थ्योरीज को कंबाइन करता है, उसको कहते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। इसको इसको HBM कहा जाता है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। इट वाज डेवलप्ड इन 1966 बाय रोजनस्टॉक, और बाद में इसकी रिवीजन जो है बेकर एंड इसके कॉलीग्स ने दी 70s और 80s में। उनका मकसद ये था कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर्स हैं जिनसे हेल्थ प्रमोट हो सकती है और डिजीज को अवॉइड किया जा सकता है, उनके ऊपर फोकस किया जाए। According to the health belief model, behavior is a byproduct of a set of core beliefs that have been redefined over the years. The original core beliefs are individuals' perception of susceptibility to illness, severity of illness, cost involved in carrying out the behavior, benefits involved in carrying out the behavior, and cues to action. Cues to action. So health belief model suggest करता है कि जो हमारे core beliefs होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं to predict the likelihood that the behavior will occur. ये जो इसके ऊपर मॉडल बेस किया गया था, इसको रिवाइज किया गया, इसके अंदर मोटिवेशन को ऐड किया गया, क्योंकि देखा गया कि मोटिवेशन भी एक ऐसा प्रेडिक्टर है जो कि हमारी अच्छी हेल्थ को डिटरमिन करने में, मेंटेन करने में, इंश्योर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये जो मोटिवेशन थ्योरी है, इसमें बहुत सारे लोगों की कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए और इंक्लूड किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया और इंक्लूड किया गया वो रॉजर्स का था, जिसने प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी दी थी, जिसका मतलब था जो कि हेल्थ बिलीफ मॉडल की एक एक्सपेंशन थी, जिसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स या ऐसे अवामिल या ऐसे आंसर ऐड किए गए थे जो कि हमारे मोटिवेशन लेवल को और कंसिक्वेंटली हेल्थफुल बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, and it was introduced by Eidson and colleagues. Theory of planned behavior that was introduced by Eidson and his colleagues, जो कि ये emphasize करती है कि जो behavioral intention है, they come as the outcome of a combination of several beliefs. ये इसका मॉडल है जिसको रिव्यू करके आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हमारे किसी बिहेवियर की तरफ जो एटीट्यूड होता है, जैसे कि हमारा बिहेवियर है अच्छी ग़िज़ा खाना, एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, दूसरों की मदद करना, इमोशनली रिलैक्स रहना, ये बिहेवियर है। तो इसकी तरफ हमारा एक एटीट्यूड होगा, या हमारा रिसेप्टिव एटीट्यूड होगा या हमारा रेजिस्टेंट एटीट्यूड होगा। यानी कि एक दिन एक्सरसाइज पे चले गए, दूसरे दिन ना गए, इसका मतलब कि हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उस बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, परपेचुएट नहीं किया, रिपीट नहीं किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर नॉर्म्स बड़ी इफेक्ट होती हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है लार्जर पैटर्न्स ऑफ डूइंग, वो बहुत इफेक्ट होती हैं। फिर इसमें परसीव बिहेवियरल कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हेल्थ बिलीफ के ऊपर इतना बेतहाशा काम हुआ, इसी तरीके से इलनेस बिलीफ के ऊपर भी बहुत काम हुआ, जिसमें लेवेंथेल एंड कॉलीग्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जैसे हेल्थ बिलीव्स आर इंपॉर्टेंट, इलनेस बिलीव्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, कि जब एक इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसका अपने बीमारी के बारे में क्या ख्याल होता है, और उस बीमारी से निपटने के लिए, से निकलने के लिए उसके दिमाग में क्या फंक्शनल फ्रेमवर्क या स्कीमास अवेलेबल होते हैं। इसे कहते हैं इलनेस बिलीव्स डायमेंशंस, और इनके ऊपर भी बेतहाशा काम किया गया है। इलनेस बिलीफ को मेजर करने के लिए भी एक मॉडल बनाया लेवेंथॉल ने, जिसने इनकॉर्पोरेट किया सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि मैं अपनी बीमारी को इंटरप्रेट करूं, उसकी सिम्टम्स को, उसकी स्टेजेस को, उसके आउटकम्स को, उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट मेजर्स को, और उसके बाद में कोपिंग में इंडल्ज करूं। कोपिंग का मतलब है कि क्या मैं प्रैक्टिकल एफर्ट्स करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगी, अवॉइड करूंगी, उसका अप्रेजल करूं, और उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन डिटरमिन करके अपनी बीमारी पे काबू पाने की कोशिश करूं। जैसे अगर डायबिटीज हो गई है तो मैं अपनी शुगरी सब्सटेंसेस लेना बंद कर दूं, इंसुलिन टाइम से लेना शुरू कर दूं, मेडिकेशन एडहेरेंस प्रॉपरली करूं, एक्सरसाइज करूं, जो डायबिटीज कंट्रोलिंग डाइट्स हैं उनको अपनी उसमें रिजीम में, फूड रिजीम में ज्यादा से ज्यादा ऐड करूं। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। अच्छा, आगे जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक आता है दैट इज नोन एज डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन. Doctor patient communication has a very strong role to determine whether a person is going to recover and become healthy or not, whether a person is going to overcome the stress, whether a person is going to become healthy, whether a person is going to become proactive. इसमें डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च है जो कि आजकल की गई है।
नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मारूख, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मैं रिवीजन में बता भी दूंगी, वो बायो साइकोसोशल मॉडल थ्योरी है बस। हेल्थ बिलीफ भी बस पढ़ लो, यानी कि सिर्फ 2 पैराग्राफ याद कर लो। थ्योरी ऑफ चेंज भी कोई 1 या 2 पैराग्राफ याद कर लो, बस छोटा 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 छोटा। मैंने दोनों रेफरेंस के तौर पे आपको किताबें भेज दी हैं, दोनों में से आप बस एक एक सफा प्रिपेयर कर सकते हैं सारी थ्योरीज पे। लेकिन जो बायो साइकोसोशल मॉडल है उसके ऊपर 2 सफे 2.5 सफे तैयार कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। शाबाश, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आप जैसे बच्चे विजिलेंट होकर सवाल पूछते हैं तो बाकियों का भी भला हो जाता है, नहीं तो बच्चे बॉदर ही नहीं करते कि क्या हम पढ़ें क्या नहीं पढ़े। डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन भी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब इसका पता होना चाहिए ताकि अगर आ जाए तो आप इसके ऊपर लिख सकें। आगे चलते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लाइक देयर इन सो मेनी ऑफ द अदर कंटेंट्स एंड यूनिट्स एज वेल। स्ट्रेस की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फ्रॉम अ मिसमैच between individuals appraisal that the stressor is stressful and the ability to cope with the and therefore reduce the responses to it. Stress is an unspecified state. Stress एक unspecified state का नाम है, and that is created due to real or imagined threat, जो कि हकीकी या अपने जहन से क्रिएट किए गए थ्रेट्स की वजह से पैदा होती है। And it affects your biological, psychological, emotional and neurophysiological self. ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट भी जो जब स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोकेमिकल activity and reactivity in the human body and that leads towards fight and flight response. अगर आपको लगता है कि स्ट्रेसर आपके काबू में आ सकता है तो आप फाइट करते हैं, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेसर आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता तो आप भाग जाते हैं, फ्लाइट कर जाते हैं। सो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को अराउज कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन को कॉर्टिसोल कहते हैं। स्ट्रेस के 2 बड़े पॉपुलर मॉडल हैं जो कि लाजरस एंड लॉनियर, लाजरस एंड फोकमैन ने दिए थे। और दूसरा जो इसका मॉडल है वो मैं देख लेती हूँ उसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। हाँ जी दिया हुआ है, वो कैनन्स का और हैंसली का मॉडल है, कैनन्स एंड हैंसली का मॉडल है। ठीक है, जिसमें वो कहता है कि स्ट्रेस 3 स्टेजेस पे बेस्ड है, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, एग्जॉस्शन स्टेज। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, जिसे आप कोप कर लेते हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको मोटिवेटेड और एम्बिशियस रखता है। और स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो कि आपको बेकार बना देता है, आपकी एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस खराब करता है। इसका मतलब है कि इन तमाम चीजों को समझ के ही हम लोग आगे चल सकते हैं। लाजरस एंड कोहन ने भी अपने मॉडल की रिवीजन दी, इसी तरीके से कैनन एंड सैली के मॉडल की भी रिवीजन आती रही। तो आप इसकी सिर्फ एक 2-2 लाइनों की रीडिंग कर लेंगे तो कोपिंग निपटना बेटा, इमोशन फोकस कोपिंग का मतलब है कि आप रो धो के निपटते हैं। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग का मतलब है कि आप उस मसले का सही हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में कोपिंग 2 तरह की होती है, इमोशन फोकस कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस कोपिंग। Definitely stress causes illness. Definitely stress causes illness. इसका मतलब है कि जब भी आप करेंगे, मेरा ख्याल है आवाज मिसिंग तो हो गई थी, वो कह रहे कोपिंग स्टाइल और कोपिंग टाइप्स। अच्छा ये बता रही थी मैं वैसे, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कोपिंग स्टाइल का मतलब है कि आप हमेशा अपनी सारी जिंदगी कौन सा तरीका कार इख्तियार करते रहेंगे, वो स्टाइल होता है।
और कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है सिचुएशनल कोपिंग, यानी किसी मौके की मुनासबत के लिहाज से, किसी सूरत हाल और मौके की मुनासबत के लिहाज से आप किस तरीके से किसी मसले से निपटते हैं, उसे कोपिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपिंग स्ट्रैटेजी। और जो कोपिंग स्टाइल होता है वो आपका लॉन्ग टर्म स्टाइल होता है किसी चीज से निपटने का। यानी कुछ लोगों के ऊपर प्रॉब्लम जब भी आएगी वो रोना धोना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है उनका इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्टाइल है। एंड वंस इन अ वाइल अगर आप किसी मसले के आने पे रो लेते हैं, अदरवाइज ये आपकी आदत नहीं है, बाकी मिसाइल के हल के लिए आप डट जाते हैं, अकड़ जाते हैं, सामना करते हैं, मजबूत हो जाते हैं, बहादुरी से डील करते हैं, लेकिन कभी कभार वंस इन अ वाइल आप जाहिर है इमोशनली बर्स्ट आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो आपकी इमोशनल स्ट्रैटेजी है, तब कोपिंग स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आप इमोशन फोकस कोपिंग कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो प्लीज आस्क, पूछने से बेटा कंफ्यूजन ठीक होती है, टीचर को नहीं पता चलता कि आपको क्या चीज नहीं समझ आ रही। स्ट्रेस की डेफिनेशन कर लें, स्ट्रेस की स्टेजेस कर लें, स्ट्रेस की टाइप्स कर लें, स्ट्रेस की दोनों थ्योरीज कैनन सैली की और लाजरस एंड फोकमैन इनकी कर लें थ्योरीज। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, 8-8 10-10 लाइनों में कर लें, वो बड़ा है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं क्योंकि आपका जिस्म जो है वो एकदम फियर और इमरजेंसी रिएक्शन स्टेट में चला जाता है। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव तरीके और नेगेटिव तरीके। स्ट्रेस को कोप करने के पॉजिटिव तरीके भी होते हैं, नेगेटिव तरीके भी होते हैं। पॉजिटिव तरीकों में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, अच्छी हॉबी रख सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेसफुल स्टेट है, माइंड स्टेट है, उसको ओवरकम करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं, फ्रेंड्स के सर्कल में ज्यादा सोशलाइज कर सकते हैं, इमोशनल वेंटिंग यानी अपने जज्बात को रिलीज कर सकते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सेकंड कोपिंग बेटा प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, इमोशन फोकस कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस कोपिंग। चैलेंजेस अच्छे हैं बट स्ट्रेस नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपने इनको निपटना है, आपने अपने आप को कोपिंग स्टेटमेंट देके उनको निपटना है, ये कह के कि मैंने इनको फेस करना है, आई एम नॉट गोइंग टू रन फ्रॉम देम, आई एम गोइंग टू फेस देम whether I get successful or I get a failure as a result of facing them, still I'm going to face them because this is a spirit of being human, that we fight with the odds, we stand against the challenges, we try to fight against the oddities and problems in our life। जिंदगी में स्ट्रगल करना, सही करना, चैलेंजेस का डट के मुकाबला करना इंसान होने की खूबी है। एक सही इंसान वो है जो अपने मसाइल का, मुसीबतों का डट के, मसाइब का, मुसीबतों का डट के मुकाबला करता है। तो ये अपने आप को बकअप करना या ऐसे फ्रेंड्स के हल्के में रहना जो आपको बकअप करते रहे, प्रॉम्प्ट करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे, ये आपको स्ट्रेस ओवरकम करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। फिर बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं जो हमें स्ट्रेस से निपटने में मदद करती हैं, जैसे चॉकलेट खा लेना, अपनी पसंद की डाइट ले लेना, घूम फिर लेना, अपनी रूटीन की डल स्ट्रेसफुल एक्टिविटी से ब्रेक ले लेना। जॉब स्ट्रेस से कोप करने के लिए आप जरूर अपनी जिंदगी में म्यूजिक ऐड करें, मूवीज देखें, कॉमेडी प्रोग्राम्स देखें, फ्रेंड्स के साथ वीकली बेसिस पे हल्ला गुला करें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ एंजॉयमेंट पे निकलें, जिनके साथ भी आप बेहतर फील करें उनके साथ आप फन टाइम पे निकलें। ये चीजें आपके स्ट्रेस बफर्स होते हैं, ये आपके जॉब स्ट्रेस को खत्म करने में बड़े कामयाब साबित होते हैं। फिर अपने आप को ओब्लाइज करें, प्लीज करें, ठीक है, जैसे कि अच्छी कटिंग करा ली, अच्छे कपड़े खरीद लिए, अपनी मनपसंद का काम कर लिया, गार्डनिंग कर ली, शॉपिंग कर ली, कोई जो चीज आपको पसंद है, पेंटिंग पसंद है, ड्राइविंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, जो चीज आपके दिल को भली मालूम होती है, आपको अच्छा महसूस कराती है, उसमें आधा घंटा इन्वॉल्व हो गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ऐसे ही आप पे अपना करम रखे। तस्बीह पढ़ ली, कई लोगों को नफल और तस्बीह पढ़ के स्ट्रेस से काफी रिलीविंग फील हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेस की जो स्टडीज की गई है, इसे एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन इमर्ज हुई है जिसे कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इस
सिस्टमैटिक साइंस और डिसिप्लिन का ये कहना है कि जो हमारी माइंड स्टेट होती है वो हमारी न्यूरोनल स्टेट यानी हमारे जिस्म की फंक्शनल स्टेट न्यूरोनल स्टेट डिटरमिन करती है और उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर या मजबूत होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है जो कि मर्ज हुआ, इसमें स्पेशलाइजेशन भी होती है। इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं और ये बायोलॉजी और साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी और हेल्थ साइंसेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाला डिसिप्लिन है। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़े हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, सारे का सारा मेजर कंटेंट आपके सिलेबस का इसमें से कवर हो जाएगा। जो इसमें से न कवर ना हो, जो इसमें से कवर ना हो वो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक में से ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दी है। हेल्थ साइकोलॉजी के ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक लिखी हुई किताब है हेल्थ साइकोलॉजी पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पीडीएफ नोट्स की शक्ल में, वो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये आपका यूनिट यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं। लेट्स सी कि हम अगला कौन सा करते हैं, साइकोपैथोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो वाला कर लेते हैं। जैसे ही आपके पास मेंटल हेल्थ टुडे के नाम से पेज शो अप हो जाता है मुझे बता दीजिएगा, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। डिजीज प्रोलॉन्ग्ड होती है, इलनेस शॉर्ट टर्म होती है। अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा चले, शुक्र है। आगे है, सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी की आप डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी? इट इज एन एक्साइटिंग एंड ग्रोइंग फील्ड, a subspecialization of psychology that encloses, that encompasses, that includes both research and practice, diagnosis of the psychological and psychiatric condition, and suggesting the treatment through psychotherapy is known as clinical psychology. Simplest definition इसकी यही है कि clinical psychology is a subspecialized discipline in the domain of applied psychology.
अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, वैसे डिजीज और इलनेस में मैंने 3-4 बार फर्क बताया है। डिजीज एक प्रोलॉन्ग कंडीशन है, परसिस्टिंग थ्रेट होती है ऑफ बीइंग अनईजी, इन डिस्कम्फर्ट, इन डिस ईज, ये डिस ईज से निकला है ना लफ्ज, नॉट बीइंग एट ईज। अच्छा, इलनेस जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, टेम्पररी होती है, फ्लीटिंग होती है, चेंजिंग होती है, ट्रांजिटरी होती है। अच्छा, सही सही बिस्मा। अच्छा, सो डिजीज जो है परसिस्टिंग कंडीशन होती है ऑफ डिसीज, और इलनेस जो है वो ट्रांजिटरी और टेम्पररी होती है। चले, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आवाज इज लाइक क्लियर नाउ। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट इज एन एक्साइटिंग ब्रांच और सब स्पेशलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी in which clinical psychologists systematically attempt to diagnose the disorders, the psychiatric conditions, and they try to suggest the treatment of them through various psychotherapeutic means. ठीक है, इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड देयर एसोसिएटेड फैक्ट इज द गोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। गोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी पूछा जाए तो प्रमोशन ऑफ साइकियाट्रिक हेल्थ, promotion of psychiatric health, promoting the concept of psychological hygiene, promoting the concept of psychological hygiene। ये जो है, ये सारे गोल्स हैं किसके? ये सारे गोल्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्ले अ वेरी सेंट्रल रोल इन असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये सिंगल लाइन भी आपने याद कर लेनी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मेजर काम क्या है असेसमेंट में। अब असेसमेंट किस चीज की वो करते हैं? अपने पेशेंट या क्लाइंट की इंटेलिजेंस असेस करते हैं, उनकी साइको सोशल एडजस्टमेंट, उनके क्लिनिकल प्रोफाइल असेसमेंट, उनकी मेडिकल की असेसमेंट, मेडिकल हिस्ट्री की असेसमेंट, उनकी साइकोलॉजिकल माइंड स्टेट की असेसमेंट, उनकी पर्सनालिटी की असेसमेंट, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की असेसमेंट। तो इन तमाम चीज़ों की असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्व्यू डोमेन में आती है। फिर डायग्नोसिस आता है, डायग्नोसिस जो कि DSM-5 के जरिए किया जाता है, डायग्नोसिस जो कि DSM-5 के जरिए किया जाता है, ट्रीटमेंट जो कि साइकोथेरेपी के जरिए की जाती है, और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का मतलब है कि कौन से तरीके इख्तियार करके साइकियाट्रिक डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। जी जी, इमोशंस का चैप्टर करवाया था, उसकी स्लाइड्स भी थी दी थी, मैं दोबारा रिवाइज भी करा दूंगी, आपको स्लाइड्स भी भेज दूंगी। मुझे कल अगली क्लास में याद करवाइएगा, आज नहीं लेकिन अगली क्लास में याद करवाइएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, केस स्टडीज, ये तमाम की तमाम हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने में, और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग साइकोथेरेपी यूज करते हैं। और अगर दवाई देनी हो तो साइकोलॉजिस्ट नहीं देता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देता। अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो तो साइकियाट्रिस्ट देता है, जो MBBS डॉक्टर होता है और जिसने 1 साल की साइकियाट्री की स्पेशलाइजेशन की होती है। जी शाबाश, साइकियाट्रिस्ट देता है। Behavioral and psychological treatment procedures are adopted by psychotherapists और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जो थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं साइकोथेरेपीज। वर्बल हीलिंग सिस्टम, साइकोथेरेपी और वर्बल हीलिंग सिस्टम। सो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करना, दैट इज द गोल। क्लिनिकल जो है वो लैटिनो ग्रीक टर्म से निकला है जिसका मतलब बेड होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं वाइवास, बहुत सारे एग्जाम्स के वाइवास में भी पूछ लेते हैं कि क्लिनिकल का वर्ड का मतलब क्या है। तो क्लिनिकल जो है वो लैटिनो ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है बेड, एंड इट सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इल। But clinical psychology has come to mean a broader area than just mental illness of individuals. Ultimate aim of clinical psychology is the psychological well-being and beneficial behavior of persons. Therefore, it focuses on internal psychobiological conditions and on external social factors, social pressures, social stressors, and physical environment within which individual is to perform his behavior or is to function. साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा वेल स्टडीड, वेल रिसर्च्ड आउट अगर कोई डोमेन है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, और ये अप्लाइड साइकोलॉजी की सबसे प्रॉमिसिंग और मोस्ट रिसर्च्ड आउट और मोस्ट फैसिनेटेड ब्रांच मानी गई है। बहुत सारे ब्रांचेस हैं हेल्थ साइकोलॉजी, जैसे आपने पढ़ी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है।
तो इतनी सारी साइकोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, पीस साइकोलॉजी है, मीडिया साइकोलॉजी है, मिलिट्री साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, जितनी भी ब्रांचेस आपने पहली लेक्चर में की थी, तो उन तमाम में जो सबसे ज्यादा वेल रिसर्च आउट, वेल एक्सपेरिमेंटेड आउट, वेल फंडेड, वेल फाउंडेड जो ब्रांच है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी। रस्टिक ने इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी, ये कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दी नहीं है, आप इधर से ही कर लें। क्लिनिकल साइकोलॉजी की इसमें काफी डेफिनेशन है, कोई 8-10 डेफिनेशन, आपने सब 3 कर दी है, आपके पास चॉइस आ जाएगी जो आपको याद करनी आसान हो जाएगी, वो आप कर लीजिएगा। इंसानी जहनी मसाइल के हल के लिए, हल के तलाश के लिए, और इंसानी जहनी बीमारियों की तशखीस के लिए जो ब्रांच एग्जिस्ट करती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। एक पूरी टीम होती है जो कि साइकेट्रिक डोमेन में काम करती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होता है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिक नर्सेज होती हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो, पैरा प्रोफेशनल्स होते हैं, पैरा प्रोफेशनल्स में नर्सेज हैं, डिस्पेंसर्स हैं, एलाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी टीम होती है, जब भी किसी जहनी मरीज का इलाज करना हो तो ये पूरी टीम होती है जो कि मिलके काम करती है, और इसको आप आसानी से इधर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। हेल्थ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के क्या स्कोप है, क्या इनके काम होते हैं, ये असेसमेंट और डायग्नोसिस करते हैं, इंटरवेंशन और थेरेपी करते हैं, टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन में, क्लिनिकल सुपरविजन में, एक्टिव रिसर्च में, कंसल्टेशंस में, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मॉड्यूलर डेवलपमेंट में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस साइकोथेरेपीज टू चेक देयर एफिकेसी। इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ये इसकी डिटेल भी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। एक बार रीडिंग करना काफी है, अपने ओन से भी आप लिखेंगे तो उसमें मार्क्स आ जाएंगे। इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है इस तरीके से खास। ये आपके सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है, ये जो मैं स्किप कर रही हूँ, ये जो लेसन 3 है, फर्स्ट 2 लेसन बस इसके पढ़ लें, वो आपसे रेलेवेंट है। फिर आप इसका ये जो है ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपसे रेलेवेंट नहीं है, आपको बताती जाती हूँ। हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी भी आपसे रेलेवेंट नहीं है। अब हम उसी यूनिट पे जाके रुकेंगे जो जिसका इससे गहरा ताल्लुक है। जी, पेपर में जब आंसर लिखते हैं तो जरूर कंफ्यूजन देते हैं, हर जवाब के आखिर में कंक्लूजन जरूर देना है कि आपने क्या इन्फ्रेंस निकाला है। डाउनलोड होते हुए एक्चुअली इसके कंटेंट्स डाउनलोड नहीं हुए, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही है। जहाँ पे इसकी साइकोपैथोलॉजी स्टार्ट होगी और जहाँ पे इसकी थेरेपी स्टार्ट होगी, सिर्फ वही पोर्शन है जो कि आपने इसमें से करना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर मेंटल इलनेस, यूनिट 12। नहीं, उसमें तो बस आप यही कहते हैं ना, जो सवाल पूछा होता है उसी के मुताबिक आंसर लिख देते हैं। वो तो फैक्चुअल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन का होता है, कभी भी फैक्चुअल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं बनता।
जी जी, सोशल प्रोसेस भी कराना है, सोशल साइकोलॉजी भी कराना है। अभी हमारे 5 यूनिट्स रहते हैं, आई नो दैट। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, जैसे कि आपको डिस्कस किया है कि एक तजुर्बाती डिसिप्लिन है, एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन है, एम्पिरिकल डिसिप्लिन है, और इसमें रिसर्च इस्तेमाल की जाती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है, और एकेडमिक मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो अपने प्रिमिटिव व्यू से निकल चुकी है, लेकिन इसमें जो मॉडर्न डेफिनेशन ये देती है मेंटल इलनेस की एज अ पोजेशन ऑफ डीमंस एंड स्पिरिट्स, जो कि पुराने जमाने में कहते थे किसी जिन्हों ने रूहों ने आपके दिमाग को खींच लिया है, पकड़ लिया, इसलिए जहनी बीमारी हो गई है। तो दैट इज नो लॉन्गर द कॉन्सेप्ट विच इज इन प्रैक्टिस नाउ। मैल एडजस्टमेंट और इस तरीके की जो चीजें हैं, इंसानिटी के जो कॉन्सेप्ट थे ओल्ड, वो निकल गए हैं, क्योंकि इनसे लोग समझे जाते थे। सो मच सो कि बहुत सारे विलेजेस वगैरह में खवातीन को कत्ल कर दिया जाता था, जिनको कन्वर्जन और हिस्टीरिया के अटैक्स आते थे, ये कह के कि इनके अंदर विच घुस गई है। अब ये सवाल के एबनॉर्मल क्या है, इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च हुई है, सेंचुरीज ओल्ड रिसर्च हुई है, और अब ये साबित हुआ है कि नॉर्मल वो है जो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, एबनॉर्मल वो है जो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, जो नॉर्मल से दूर है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल वो है जो स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। एबनॉर्मल वो है जो सेल्फ हार्मफुल एंड अदर्स हार्मफुल है, जो अपनी जात के लिए, दूसरों के लिए नुकसानदेह चीज होती है वो हार्मफुल होती है, जो हमारे लिए एम्बेरसिंग है, जो हमारी लाइफ के लिए डिस्ट्रेस कॉज करता है, जो हमारे लिए ऑड और स्ट्रेंज बिहेवियर्स है, ये सारे के सारे बिहेवियर्स एबनॉर्मल कहलाते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल की डेफिनेशन वेरीज अलॉट फ्रॉम वन सोसाइटी टू द अदर। जैसे कि हम लोग इंग्लैंड में शदीद ठंड में जाके जब वजू करते हैं बार बार, तो हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे देते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है वहां पे रहते हुए, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि हमारी इबादत से पहले कैसे तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करनी है, कैसे वजू एवोल्यूशन करना है, वगैरह वगैरह। तो वो क्या कह देते हैं, वो कहते हैं जी इतनी ठंड में ये बार बार वजू करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग सफर फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नॉर्मल एबनॉर्मल को डिटरमिन करने के लिए देयरफॉर, अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दी इसी से आप समझ जाएं, सोशल नॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। What is in practice within a particular society, that plays a very important role in determining the normal and abnormal behavior. केस स्टडीज पढ़ ले, कभी कोट करनी पड़ जाती है तो फायदा हो जाता है। बहुत सारे क्लिनिकल स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट और टूल्स बना दिए गए हैं जो डिप्रेशन को स्क्रीन करके बताते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को स्क्रीन करके बताते हैं कि शख्स को स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है। इसी तरह आपने सुना होगा MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI। सो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है वो भी क्लिनिकल कंडीशंस और क्लिनिकल डिजीजेज और क्लिनिकल प्रोफाइल्स की स्क्रीनिंग करती है, उसके कट ऑफ पॉइंट से जो बताते हैं कि एक इंसान डिप्रेस है या पैरानॉइड है या एंशियस है या साइकोस्थीनिया का शिकार है या फिर पैरानोया का शिकार है या स्किज़ोफ्रेनिक है या डिप्रेसिव है। इसका मतलब है MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी से स्क्रीनिंग टूल जो कि हमारी क्लिनिकल इंक्लिनेशंस को बताती है। इसी तरीके से बहुत सारे क्लिनिकली प्रूवन साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, जिसमें सलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट है, और बहुत सारी जैसे रॉटा इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इस तरीके से कुछ 4-5 टेस्टों के नाम याद कर लें जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की पॉपुलेशन के तौर पे के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, उनकी क्लिनिकल सिम्टम्स को चेक करने के लिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने एक सफे से ज्यादा तो नहीं याद करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेंटल इलनेस या इंसैनिटी क्यों कॉज होती है। मेंटल इलनेस और इंसैनिटी सबसे पहला रीजन है, इसमें जो इसकी एटियोलॉजी बनती है, जो इसका कॉजेटिव फैक्टर्स बनता है, वो इसकी इनहेरिटेंस है। जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग कि किसी को कोई
साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होगा ही नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद उसकी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि इन्वायरमेंट से, कल्चर से, नॉर्म से, सोसाइटी से, रिलेटिव से, सिग्निफिकेंट अदर से, टीचर से, वर्क प्लेस से उसको क्या प्रेशर, स्ट्रेन और स्ट्रेसेस मिलते हैं, वो भी उसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या डिजीज कॉज करने में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर सोशल रिजेक्शन है, सोशल ह्यूमिलिएशन है, सोशल डेप्रिसिएशन है, वो भी आपके एक शख्स को मेंटल इलनेस कॉज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। इसके बाद बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे HIV इन्फेक्शन है, या फिर रुबिला है, या फिर सिफिलिस है, या फिर गोनरा है। इस तरीके से बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है कि जाके एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्लाक्स डेवलप कर देता है ब्रेन टिश्यूज और ब्रेन ग्रूव्स में और ब्रेन बल्जेस में। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। तो ये आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा या आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पता चल जाएगा। इसमें जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिसऑर्डर्स का है, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे। डिजीजेस हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अगर आपने इनको याद भी किया, प्रिपेयर भी किया, तो उसके बारे में कोई 8 to 10 लाइंस के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें, उसकी डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स और उसका DSM में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसकी फाइनल कंक्लूसिव अप्रोच और पॉसिबल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हर डिसऑर्डर का आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। साइकोथेरेपीज आर वर्बल मीन्स ऑफ हीलिंग। और जब साइकोथेरेपी की बात की जाती है तो देयर आर वेरियस ट्रेडिशन व्हिच एग्जिस्ट। कुछ साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है, कुछ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, कुछ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, कुछ उसमें गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव है, जैसे एम्प्टी चेयर टेक्निक वगैरह है। तो इसका मतलब है कि बिहेवियरल मेजर, साइकोएनालिटिक मेजर, ह्यूमनिस्टिक मेजर, कॉग्निटिव मेजर, गेस्टॉल्ट मेजर्स, इन तमाम के ऊपर बेस्ड करके बहुत सारी वाइडर अप्रोचेस ऑफ साइकोथेरेपीज डेवलप की गई हैं। और ये जो अप्रोचेस हैं, डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है ना, डिसऑर्डर ज़हनी हालत का एक तरतीब से ना होना, वो बीमारी कहलाता है। कल ही आपने इंटेलिजेंस का चैप्टर किया था और इसमें भी इंटेलिजेंस का चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ है माशाल्लाह से। अगर आप करना चाहे तो इसमें से भी इंटेलिजेंस का चैप्टर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। बीने टेस्ट, वेस्टलर टेस्ट, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये आ जाते हैं साइकोथेरेपीज, वही जो आपको मैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड द गोल्स कह रही थी। ये चैप्टर है जो कि आपने इसमें से नेक्स्ट करना है एंड विच इज रियली इम्पोर्टेंट, जिसमें आप साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ले सकते हैं साइको एनालिटिक मीन से, बिहेवियरल मीन से। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब ही साइकोथेरेपी होता है ना। तो फ्रॉइड की अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं तो साइकोडायनामिक थ्योरी, साइकोएनालिटिक थेरेपीज कहलाती हैं, जिसमें फ्री एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, मेरे से ना डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं आपके साथ इसके एक प्रिसाइज कंसाइज नोट्स भी शेयर करती हूँ साइकोथेरेपी के, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप इसमें से भी कर सकते हैं।
तो इंटरवेंशन और साइकोथेरेपी की बात की जाए तो साइकोथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इमोशनल नेचर in which a trained person deliberately establishes a professional relationship with the patient, जिसको रेपो कहते हैं. A professional facilitative relationship between a patient and a therapist is known as रेपो. और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल ये होता है कि रिमूव, मॉडिफाई और रिटार्ड किया जाए एग्जिस्टिंग सिम्टम्स को और इंसान के बिहेवियरल पैटर्न जो कि नॉर्मल हैं या फॉल्टी हैं उनको दुरुस्त किया जाए. इसका मतलब है कि जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसे गौर से देखना चाहिए. साइकोथेरेपी बेसिकली प्लान्ड एक्टिविटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट है जिसका टारगेटेड गोल और अप्रोच ये होती है कि वी शुड बी कंप्लीशिंग चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज और हर क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी लाइफ एडजस्टमेंट को बेहतर बनाए और उसको नॉर्मल जिंदगी गुजारने में मदद दे सके. तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी साइकोथेरेपी की. कोई 10-15 डेफिनेशंस है, आप इसमें से कोई 3-4 कर सकते हैं. साइकोथेरेपीज वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब साइकोथेरेपीज का गोल एक ही होता है, इम्प्रूविंग द पर्सन, मेकिंग द पर्सन मोर साइकोसोशली एडजस्टेड इन हिज और हर लाइफ. ये गोल होता है ज्यादातर साइकोथेरेपीज का. जितनी भी साइकोथेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं सबका कोई ना कोई स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि कोई सब जो है वो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव या माइंड फ्रेम पे बनी है, किसी ना किसी थ्योरेटिकल डिस्पोजिशन पे बनी है. लेकिन उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो एक्सपीरियंसेस और टेक्निक्स होती हैं वो एक मरीज की बेहतरी कॉज करने में मदद देती हैं. ये उसका एक्सपर्टीज रोल होता है जो कि एक क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट लाने का बायस बनता है. अच्छा, सारी साइकोथेरेपीज जो हैं वो एक चीज पे फोकस करती हैं एंड दैट इज द रिलीज ऑफ द ट्रबल्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पर्सन. कि एक इंसान जो कि ज़हनी बीमारी का शिकार हुआ है उसके अंदर जितने भी ट्रबल्ड इमोशंस और फीलिंग्स हैं उनको रिलीज किया जाए. इसे इमोशनल कैथारसिस का नाम दिया जाता है. Therapeutic alliance is a technical relationship that is formed between the psychotherapist and the client. और जो तमाम थेरेपिस्ट नहीं लेकिन कुछ थेरेपिस्ट जो है वो इस तरीके से काम करते हैं कि क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट दिया जाए ताकि वो अपनी तमाम फीलिंग्स को शेयर करे. और तमाम साइकोथेरेपीज में ये पॉसिबल है. फिर सारी साइकोथेरेपिस्ट का गोल होता है कि क्लाइंट की साइको सोशल एडजस्टमेंट प्रमोट की जाए, उसकी इंटरपर्सनल लाइफ सिचुएशन को बेहतर बनाया जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए. थेरेपी के टारगेट गोल्स को अटेन करते हुए उसे दोबारा से नॉर्मल प्रोडक्टिव फंक्शनल इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी बनाया जाए. उसकी रिलैक्सेशन मेजर्स, कामनेस प्रमोशन और उसकी एंजाइटी रिडक्शन अप्रोचेस के ऊपर काम किया जाए. उसकी इंटरप्रिटेशन और इनसाइड रैशनलिस्टिक बनाई जाए, हकीकत पसंदाना बनाई जाए, हकीकत से करीब की जाए और उसके अंदर हायर लेवल्स ऑफ लाइफ फंक्शनिंग प्रमोट किए जा सके. उसके अंदर कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी, मास्टरी डेवलप की जाए ताकि वो हमेशा थेरेपिस्ट पे डिपेंड ना करें अपने आप को संभालने के लिए, इमोशनली साउंड फील करने के लिए, सेल्फ एफिकेशियस फील करने के लिए, बल्कि वो उसके अंदर इस तरीके की ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और मास्टरी आ जाए कि वो अपनी प्रोडक्टिव और बेहतर लाइफ गुजार सके. साइकोथेरेपी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. लोग चाहे माइल्ड मेल एडजस्टमेंट का शिकार है या सफियर मेल एडजस्टमेंट का शिकार है या किसी साइकियाट्रिक कंडीशन साइकोपैथोलॉजी का शिकार है, साइकोथेरेपी बहरहाल एक बड़ा इफेक्टिव प्रोसेस है जिससे हम लोग डिस्कवर करते हैं अपनी जात को, एक इंडिविजुअल पेशेंट्स के डायमेंशंस को और उसके पॉजिटिव्स पे काम करते हैं, उसके स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं और उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने में उसकी मदद करते हैं. So the role of a psychotherapist is that of a supportive person, a supportive allied health practitioner. साइकोथेरेपी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, अचानक से नहीं हो जाता. ये फेजिक या स्टेज वाइज होता है, ग्रेजुअली इंप्रूव करता है, ग्रेजुअली मूव करता है. और इसमें बेसिक एजम्पशन ये होती है कि हमें से हर किसी की जिंदगी के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं. जब वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए इतनी एग्रीवेटेड और इंटेंसिफाइड हो जाती हैं कि हमें ज़हनी बीमारी या साइकोपैथोलॉजी की तरफ ले जाती हैं, तो साइकोथेरेपी का अल्टीमेट गोल इस लिहाज से ये है कि हम लोगों को हमारे उन प्रॉब्लमेटिक और फॉल्टी एरियाज के साथ आइडेंटिफाई करा दे, शनाख्त करा दे. साइकोथेरेपी पे बेटा सबसे अच्छे नोट्स बनाइएगा. ये वो टॉपिक है जो हर 1-2 साल के बाद रिपीट होता है. तो साइकोपैथोलॉजी और साइकोथेरेपी पे अच्छे से नोट्स रखिएगा. तकरीबन 6 सब हो गए. ये आपको बनाने की क्या जरूरत है, ये सारे इसमें दिए हुए, इसी में से पढ़ लें. बस इसको प्रिंट आउट निकाल के हाईलाइटर लेके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने याद करने हैं उसको इसमें से हाईलाइट कर लें. स्पेशल नोट्स लिखने या बनाने की जरूरत ही नहीं है. ये सारे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं कि साइकोथेरेपी के
फायदे क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एफिकेसी क्या है, साइकोथेरेपी कैसे कामयाब हो सकती है, साइकोथेरेपी के स्टेजेस क्या हैं, साइकोथेरेपी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साइकोथेरेपी किन बीमारियों के लिए सूटेबल होती है, किन बीमारियों के लिए सूटेबल नहीं होती है, इसमें कौन सी एथिकल कंसिडरेशन या अखलाकी चीजें हैं जो कि जहन में रखी जाती हैं। और उसके बाद सारी जो है क्लिनिकल में जो अप्रोच रखी जाती है, थेरेप्यूटिक गोल कैसे सेट करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, उसको मेच्योर कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रीटमेंट का फायदा कैसे देखते हैं, ट्रीटमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स कैसे देखते हैं, ये सारे। इसके बाद साइकोथेरेपी की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें ये सारी जो टाइप्स मैंने पहले भी बोली हैं वो है। सिर्फ एक्लेक्टिक नहीं बोली थी, एक्लेक्टिक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेरेपीज और मोर देन टू थेरेपीज। मिसलेनियस थेरेपीज भी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कपल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग है, वगैरह वगैरह। तो आप इसी में से करें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव बने हुए नोट्स हैं। आप एज इट इज इसी में से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको इससे बाहर जाने की। ठीक है, आप सारा इसी में से कवर कर लें। एक रीडिंग करना ही काफी होगा। ये साइकोएनालिटिक थेरेपी है, इसमें एना का केस बताया हुआ है जिससे साइकोएनालिसिस की थेरेपी का आगाज हुआ था। ये एज इट इज बने हुए सेट डिटो नोट्स हैं, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड एंड अबव एंड बियॉन्ड देन दैट। फ्रॉइड की बेसिक थ्योरी क्या है? वो जो दो एनर्जीज की बात करता है, डेथ एनर्जी एंड लाइफ एनर्जी, जिसे वो इरोस और थैनाटोस कहता है। इरोस लाइफ एनर्जी और मौत थैनाटोस डेथ एनर्जी। हमें से हर एक के अंदर या इरोस एक्टिव होती है, थैनाटोस एक्टिव होती है। जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइडल आइडिएशन के पेशेंट होते हैं, दे फोकस अ लॉट मोर ऑन द थैनाटोस। और जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ गुजारते हैं, वेल फंक्शनल साइको सोशली एडजस्टेड लाइफ गुजारते हैं, उनके अंदर इरोस का एलिमेंट जो है वो ज्यादा कॉमन होता है। अच्छा, फिर एक इंसान की शख्सियत में तीन फैक्टर्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का मतलब होता है हमारी पैदाइशी जो ख्वाहिशात होती हैं, लालच होता है, उसको इड कहते हैं। बेटा हमें हमारे ही पास आते हैं लाहौर कॉलेज के टीचर, गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर, कादिज़म यूनिवर्सिटी के टीचर, पेशावर यूनिवर्सिटी के टीचर, पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर, ज्यादातर हमारे पास ही मार्क होके आते हैं, इनके कोई स्पेसिफिक सेट सेपरेट एग्जामिनर्स नहीं होते। इड का मतलब होता है विशफुल थिंकिंग, इंसान पैदाइश के वक्त इड लेके पैदा होता है। इड वो एनर्जी है जो कि एक इंसान को अपनी जाती ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने की तरह माइल करती है। इड पैदाइश के वक्त प्रेजेंट होती है। बड़े होने का तकाजा, समझदार होने का तकाजा ये है कि हम अपनी इड को काबू करें, और जो ये प्लेजर प्रिंसिपल के तहत हर वक्त हमें खुद गर्जाना काम और लालच भरे काम करने की तरफ माइल करती रहती है, इसको ओवरकम करने की कोशिश करें, इसे टेम करने की कोशिश करें, इसे स्नैप करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमारी ईगो आ जाती है। ईगो रियलिटी टेस्टिंग का नाम है। ईगो एक बैलेंस कॉज करती है इड में और सुपर ईगो में। सुपर ईगो हमारी फरिश्ते वाली हालत है, इड हमारी शैतानी हालत है, ईगो हमारी रियलिटी की हालत है। तो जो ईगो है ये हमारी इड यानी हमारी शैतानियत और हमारी सुपर ईगो यानी हमारी एंजेलिक सेल्फ को बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। कल बता दूंगी, आज नहीं। एमन कल पूछ लीजिएगा, कल बता दूंगी, कल की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। अच्छा, साइकोसाइकल स्टेजेस हैं, यही आपने पर्सनालिटी में पढ़नी है और यही आपने यहाँ पे पढ़ी है। और साइकोसाइकल स्टेजेस जो कि बच्चे प्लेजर ड्राइव करने के लिए डिफरेंट अपने बॉडी रीजन्स की तरफ डिपेंड करते हैं, इसे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहते हैं। इसमें ओरल स्टेज है, जब बच्चे अपने होंठों का इस्तेमाल करते हैं, सकिंग करते हैं, तो वो और उससे प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करते हैं, इसे ओरल स्टेज कहते हैं। एनल स्टेज है, जब बच्चे टॉयलेट ट्रेन किए जाते हैं तो वो अपने स्टूल को और अपने यूरिन को रोक के या रिलीज करके प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन या इरिटेशन के तजुर्बात से गुजरते हैं, उसको एनल स्टेज कहते हैं। फिर फैलिक स्टेज है। फैलिक स्टेज में आप ऑपोजिट जेंडर के अफराद से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे लड़के अपनी मदर के साथ एक साइकोसेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं और लड़कियां अपने फादर की तरह। और वो भी जो स्टेज है वो गुजर जाती है, थोड़े अरसे के लिए आती है, जिसमें वो ओवरली इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड होते हैं
ऑपोजिट जेंडर पेरेंट के साथ, लेकिन वो भी बड़ी आरसी स्टेज होती है जो 1.5-2 साल के बाद गुजर जाती है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज आती है। लेटेंसी स्टेज में जब बच्चा 6 से 8 साल या 6 से 9 साल के दरमियान होता है, तो वो कोशिश करता है कि वो लाइफ स्किल सीखे, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, पढ़ाई में अच्छा होने की कोशिश करे, अपनी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के साथ कोप करने की कोशिश करे, और ये उसको लास्ट स्टेज की तरफ लेके जाता है जिसे जेनिटल स्टेज कहते हैं, जिसमें इंसान मेल और फीमेल अट्रैक्शन और मेल और फीमेल सोसाइटल एक्सेप्टेड रिलेशनशिप्स की तरह मूव करता है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। तो ये जेनिटल स्टेज कहलाती है, जो कि सारी जिंदगी जारी रहती है। और डिफरेंट पैटर्न्स और स्टाइल्स अडॉप्ट करके इंसान जेनिटल स्टेज में अपनी साइकोसेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को इंश्योर कराता है, जैसे शादी करके, फ्रेंडशिप्स रखे, अफेयर्स रखे, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, क्योंकि फ्रॉइड जो है वो राइट और रॉन्ग की बात नहीं करता, वो सिर्फ रियलिटी की बात करता है कि एग्जिस्ट क्या करता है। अच्छा, इसको करने के बाद आप देखते हैं कि साइको एनालिटिक ने टेक्निक्स कौन सी इंट्रोड्यूस कराई। इन्होंने फ्री एसोसिएशन टेक्निक दी। फ्री एसोसिएशन टेक्निक के मुताबिक आप सारा कुछ अपना एक्सप्लेन करते रहते हैं, जो कुछ आपके जहन में आता है। एक काउच होती है विच इज अ कंफर्टेबल सीटी विच इज प्लेस्ड बाय द थेरेपिस्ट, और उसके थोड़े से पीछे होके एट वन साइड बिसाइड दैट काउच द साइकोथेरेपिस्ट सिट्स, और वो कोशिश करता है कि अपने आप को थोड़ा सा दूर हटा के बिठाए, ताकि पेशेंट के फेस टू फेस एक्सपोजर से बच सके और एंजाइटी से बच सके। और जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो मोटिवेट करता है, क्वेश्चन पूछता है क्लाइंट को, एक फैसिलिटेटिव रेपो बेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल के तहत लेकर जाने की कोशिश करता है, और उसको माइल करता है कि वो अपने बचपन के हालात वाकयात बयान करे। जब वो शख्स अपनी आंखें बंद करके कंफर्टेबल स्टाइल में लेट के अपने बचपन के हालात वाकयात याद करके बताते हैं, तो उसकी ना सिर्फ बहुत सारी जो सप्रेस्ड नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो निकल जाती हैं, बल्कि एक इंसान हीलिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है, इसे फ्री एसोसिएशन कहते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस। लोग ड्रीम्स के जरिए देखते हैं चीज़ों को और फील करते हैं और जज करते हैं और आगे लेके चलते हैं। ड्रीम का एक लेटेंट कंटेंट हो सकता है जिसे छुपा हुआ मटेरियल कहते हैं, और एक मैनिफेस्ट कंटेंट हो सकता है जिसे एपरेंट कंटेंट कहते हैं। साइकोथेरेपी लेते हुए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि पेशेंट को जिन जिन अपनी जिंदगी के प्रॉब्लमेटिक एरियाज में डिफिकल्टीज फील होती हैं, उसमें वो रेजिस्टेंस रिलीज करता है। रेजिस्टेंस की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। ये बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए बेटा, अगर आप इसमें से पढ़ लोगे तो इट वुड बी आइडियल फॉर यू। ठीक है, ब्रीफ साइकोडायनेमिक थेरेपीज के कौन सी होती हैं ये सारी बताएंगी हैं, आप इसमें से एज इट इज रीडिंग कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपली रिटन बुक एंड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल। उसके बाद आप क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आती है, जिसको रॉजर्स की थेरेपी कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्लाइंट कहता है कि हर बच्चा बेहतरीन ग्रोथ का पोटेंशियल लेके पैदा हुआ है, और साइकियाट्रिक बीमारी तब होती है जब ये ग्रोथ का पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल है कि ऐसी फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें क्लाइंट को, कि क्लाइंट उसमें बेहतरीन अपना इजहार कर सके। तो ये सारा इसका क्या प्रोसेस होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं, और इसके लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्या है, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट क्या थी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में लोगोथेरेपी रोलों में की बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर गेस्टॉल थेरेपी है, और गेस्टॉल थेरेपी में ड्रीम एनालिसिस है, फील्ड एनालिसिस है, रोल ऑफ साइकोड्रामा है। आप इसको एक एक बार रीडिंग भी कर लेंगे तो रीडिंग करने के बाद सब मेन मेन बुलेट्स याद कर लेंगे तो आराम से आप इसका जवाब लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो यू डोंट नीड टू राइट डाउन योर नोट्स, दीज आर द बेस्ट मेड नोट्स विच आर ऑलरेडी देयर। आप इसी के अंदर से कर लें और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देंगे। इसके बाद बिहेवियर थेरेपी है जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, बड़ा इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, फिर इसकी बहुत सारी आप बेसिक डायमेंशंस पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस और इसके सजेशंस क्या है इसको देखेंगे। सो दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट अबाउट इट। क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए दीज आर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स व्हिच आर अवेलेबल।
बेटा राइट एंड रॉन्ग की जो डिबेट होती है वो सोसाइटी बेस्ड भी होती है और वो पर्सन बेस्ड भी होती है। जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं, मैं आज की आपको मिसाल ले लूं, मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर हूँ और मुझे आज आके किसी ने कहा मैडम फलां आपकी क्लास की एमफिल की लड़की है, वो फलां बीएस के लड़के के साथ जो है ना बहुत ज्यादा उसकी दोस्ती है। तो मैंने कहा ये हमारा इतराज करना नंबर वन पहले तो बनता नहीं है, नंबर टू पता नहीं व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, इसके ऊपर भी हमारा कमेंट करना नहीं बनता। शायद वो उसको अपनी बहन समझता हो, क्या कहा जा सकता है, शायद वो उसको अपनी मेंटोर समझता हो। तो हम क्यों एक डब्बा मेंटालिटी के तहत एक ही तरह से बाइस सोचने के आदी हो गए कि हम लोग हर चीज को कलर कर लेते हैं इमोरलिटी के कॉनोटेशन में। हम लोग, हालांकि आपको पता है बहुतानबाजी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैंने उस बच्ची को समझाया तो उस बच्ची को बुरा लगा। मैंने कहा बेटा आपको बुरा लग रहा है लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आपको कन्विंस करके ही ऑफिस से जाने दूंगी। इसकी वजह यह है कि ये जो राइट एंड रॉन्ग के हमने लेबल्स लगाए हुए हैं ना, ये हम लोग नहीं लगा सकते। ये बहरहाल अल्लाह ताला के तजावुजात, ये तजवीज करदा इख्तियारात में जो है ना, हम नहीं अल्लाह माफ करे वो बन सकते। तो मैंने देखा है कि आजकल हमारे माशरे के बहुत सारे मसले इस वजह से हैं कि अब नाउज बिला हम अल्लाह ताला के इख्तियार में जो चीजें हैं ना वो खुद लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग खुद ही सिचुएशंस को फिल इन करते रहते हैं ना अपनी बाइसेस के तहत, अपनी जजमेंट्स के तहत।